जैसा कि हम लोग जान चुके हैं पिछली वीडियो में कि असनाफ़ सुखन को हम किस तरह से दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक आपका नसरी असनाफ़ और दूसरा आपका शेरी असनाफ़। ठीक है, इसमें से अभी तक हमने दो हिस्से पढ़ लिए हैं, दास्तान को भी पढ़ लिया है और नावल को भी पढ़ लिया है। अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप नहीं पढ़े हैं, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो ये पिछली वीडियोज़ देखें और आगे की वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम अफसाने के बारे में जानेंगे। नाम उर्दू में अफ़साने को मुख्तसर अफ़साना या कहानी भी कहा जाता है। यानी कि अगर हम बात करें तो उर्दू में अफ़साने को अफ़साना या मुख्तसर अफ़साना या कहानी भी कहा जाता है। उर्दू अफ़सानवी अदब की तारीख़ में दास्तान के बाद नावल और फिर अफ़साने की मंजिल आती है। यानी सबसे पहले दास्तान कही जाती थी, उसको शॉर्ट किया गया तो वो नावल कहलाई, और उसको भी शॉर्ट कर दिया गया तो वो क्या कहलाया, अफ़साना कहलाया। अफ़साना एक मकबूल तरीन सिन्फ़ है जिसे एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है का मतलब होता है कि आप एक बार बैठें और पूरा पढ़ के उठें। ठीक है, एक बैठक में आप इसे पूरा पढ़ लें, जबकि दास्तान या नावल को आप एक बैठक में नहीं पढ़ सकते हैं। नावल अगर ज़िंदगी के एक दौर का अहाता कराता है तो अफ़साना ज़िंदगी के किसी एक पहलू या एक इंसानी तजुर्बे पर मबनी हो सकता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि नावल में अगर हम एक इंसान की ज़िंदगी को, पूरी ज़िंदगी को पेश करते हैं तो क्या होता है, अफ़साने में हम उसके किसी एक ज़ाविये को, एक डायरेक्शन को या एक पहलू को नुमाया करते हैं। ठीक है, नावल पूरी ज़िंदगी पे भी मबनी हो सकते हैं। जैसे आपने हो सकता है पढ़ी हूँ अलग अलग नावल्स, जैसे उमराव जान अदा नावल है, बहुत फेमस है, आप लोग ने इसके बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। ठीक है ना। इसमें क्या है कि उमराव जान जो एक लड़की तवाइफ बन जाती है, कैसे बनती है, किस तरह से उसके साथ क्या होता है, तो उसकी पूरी ज़िंदगी एंड में वो किस तरह से अपने आप को बचाती है, किस तरह से वो मरती है, किस तरह से उसका जीवन पूरा, मतलब जो बाकी उसकी ज़िंदगी है वो किस तरह से उसकी गुजर बसर होती है, सब कुछ दिखाया है। लेकिन वहीं अगर आप बात करें अफ़साना, तो आपने पूस की रात प्रेमचंद का पढ़ा होगा। तो अब पूस की रात में सिर्फ एक महीना जो होता है पूस का, जैसे उर्दू में, अरबिक में सब में महीनों के नाम होते हैं, इंग्लिश में जनवरी फरवरी है ना, इसी तरह से उर्दू में भी महीनों, उसके हिंदी में भी महीनों के नाम होते हैं। ठीक है, तो उसी में पूस का महीना होता है जो सर्दी का महीना होता है। उसमें किस तरह से प्रेमचंद ने उस अफ़साने को लिखा है, वो सिर्फ एक रात का दिखाया है, सिर्फ एक रात का मंजर है उसमें, एक रात और एक दिन, है ना। तो क्या मतलब है, लेकिन वो उसमें पूरा आप पढ़ेंगे आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। आप उस एक रात को पढ़ेंगे, सिर्फ एक दिन को पढ़ेंगे, और आपको उन दोनों की, जो हस्बैंड वाइफ उसमें दिखाए गए, उनकी पूरी ज़िंदगी पता चल जाएगी कि किस तरह से बेचारे दोनों होते हैं। ठीक है, तो इसका कहने का क्या मतलब है कि जो आपके अफ़साने होते हैं वो किसी एक पहलू को, किसी एक ज़ाविये को दिखाते हैं। ये भी कहा जा सकता है कि किसी एक वाक़ये या उस वाक़ये के तासुर की बुनियाद पर अफ़साने की इमारत खड़ी की जाती है। यानी किसी एक वाक़ये को या उसी वाक़ये को, उसी की बुनियाद पर पूरे एक अफ़साना लिखा जाता है। ठीक है ना। आगे क्या लिखते हैं, अफ़साने के फ़न में प्लाट, किरदार, तकनीक और ज़बान और उसलूब की ख़ास अहमियत है। सही बात है, अफ़साने के अज़ाए तरकीबी की अगर हम बात करें तो यही अफ़साने के अज़ाए तरकीबी है। इसके अलावा फ़िज़ा और माहौल भी होता है उसमें। ठीक है, तो आपको पता है प्लाट का क्या मतलब होता है कि सबसे पहले हम एक टॉपिक को सोचते हैं, एक ज़मीन हमवार कराते हैं जिसके ऊपर हमें पता होता है कि हमें इस पे लिखना है। ठीक है, जब हमें वो ज़मीन मिल जाती है, जब हमें वो टॉपिक मिल जाता है, जब हमें वो मौजू मिल जाता है, फिर हम उसके अकॉर्डिंगली किरदार लाते हैं कि भाई अब इसका रोल ये प्ले करेगा, इसका रोल ये प्ले करेगा। फिर हम अच्छी अच्छी तकनीक इस्तेमाल करते हैं ताकि पढ़ने वाला मुतासिर रहे, सोच में पड़ा रहे, उसके दिल में कश्मकश रहे कि अब क्या होने वाला है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, है ना। फिर ज़बान और बयान और उसलूब अच्छा होना चाहिए कि भाई अब आप अफ़साना लिख रहे हैं, अब अगर उसमें आप ऐसे लफ्ज़ या ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे जो मुश्किल हो, जिसके लिए डिक्शनरी उठानी पड़ जाए, तो क्या अफ़साने में वो मज़ा बाकी रह जाएगा जो एक साफ़ सुथरी ज़बान में होगा, है ना। मुहावरों का इस्तेमाल करना, रोज़मर्रा की ज़बान का इस्तेमाल करना, ताकि जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सामने वाला आसानी से समझ सके। प्लाट वाक़े की ऐसी तरतीब है जिसमें अफ़साने के तमाम अज़ाए बाहम मरबूत होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये आपका प्लाट जो है वो सबसे बेसिक है, जिसके तहत ये एक तरह से ना, जैसे चेन होते हैं ना, ऐसे कड़ी का काम करता है, एक के बाद एक को जोड़ के रखता है। अगर अफ़साने में प्लाट नहीं होता तो ये मरबूत जो है, ये जो सीक्वेंस है, ये ख़त्म हो जाता है। ठीक है,
उर्दू में बगैर प्लाट के भी अफ़साने लिखे गए हैं, ये बात दुरुस्त है बिल्कुल कि उर्दू में बिना प्लाट के भी अफ़साने हैं। लेकिन क्या होता है ना, देखिए हर चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। ऐसे तो जब हम गज़ल की या नज़्म की बात करते हैं तो उसमें वज़न बहर होता है ना, लेकिन आज़ाद नज़में भी कही गई हैं, है ना। लेकिन क्या है कि उनकी जो ख़ुसूसियत है वो उनकी अपनी जगह पे अहमियत है, ख़ुसूसियत है, और जो आपकी वज़न और बहर के साथ नज़में कही गई हैं उनकी अपनी अलग वैल्यू है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ लिखा है अफ़साने में इख्तिसार की ख़ास अहमियत है। इख्तिसार का मतलब होता है शॉर्ट करना, किसी चीज़ को समेट देना, ठीक है। और कहने का ही ये है, अफ़साने की मेन शर्त ही यही है कि उसमें इख्तिसार होना चाहिए, उसमें शॉर्टनेस होना चाहिए, ठीक है। बात को बहुत कम अंदाज में कहना चाहिए। इसलिए अक्सर अफ़साने किसी एक किरदार पर मज़कूर होते हैं, यानी कि अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि क्योंकि अफ़साने में इख्तिसार चाहिए होता है, शॉर्टनेस चाहिए होती है, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, इसीलिए अफ़साने को हम ज़्यादा फैलाते नहीं हैं। उसमें एक मेन किरदार लेते हैं और एक आध किरदार उसी के ही इर्द गिर्द घूमता हुआ ले लेते हैं, बस, ठीक है ना। बाकी मेन रोल जो होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगा। जैसे भी मैंने आपको पूस की रात का ज़िक्र किया तो उसमें मेन रोल जो है वो हल्कू का है, ठीक है। अब हल्कू के रिलेटेड उसकी वाइफ़ आती है, हल्कू से ही रिलेटेड उसका कुत्ता जबरा आता है जो उसके साथ रहता है हर वक्त, ठीक है ना। लेकिन मेन रोल जो है, जो मेन प्ले कर रहा है वो कौन है, हल्कू कर रहा है। हल्कू से ही रिलेटेड आपके वो ज़मींदार जो है, शाहाना, शाहीन, ऐसी कुछ नाम है, वो आते हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे कहते हैं। अब क्या लिखा है, किरदारों की बहुतात अफ़साने को बोझल और गैर दिलचस्प बना देती है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर बहुत सारे किरदार होंगे तो इंसान कंफ्यूज हो जाएगा, इंसान का दिमाग घूम जाएगा कि भाई किसकी बात हो रही है, कौन है ये, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, देखिए आप अगर मूवी देख रहे हो, अगर मूवी में भी ज़्यादा कैरेक्टर्स आ जाते हैं, एक हीरो आया, फिर दूसरा भी आ गया, फिर तीसरा भी आ गया, फिर चौथा भी हीरो आ गया, फिर उनके साथ 4 हीरोइनें आ गई, फिर उनके पेरेंट्स आ गए, उनके भाई आ गए, उनके दोस्त आ गए, खिचड़ी पक जाती है। आपको अरे भैया बड़ी बोर पिक्चर है, वही एक हीरो है, एक हीरोइन है, आपने देखा बड़ी बढ़िया पिक्चर लगी, आपने हाँ बढ़िया पिक्चर थी, है ना। फिर अगर किरदार ज़्यादा हो जाते हैं तो अफ़साना बोझल हो जाता है, यानी उसमें दिलचस्पी बाकी नहीं रहती, इंसान उसे देखना पसंद नहीं करता। इसलिए अफ़साने में किरदार भी कम होते हैं या सिर्फ एक ही किरदार होता है, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। क्योंकि अफ़साना एक बयानिया सिन्फ़ है, यानी बयान किया जाता है, इसलिए अफ़साने में तकनीक को एक ख़ास अहमियत हासिल है, यानी इसको लिखने की तकनीक भी होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जब हम नावल और दास्तान के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने ये बात बताई थी आपको कि देखिए अगर हम अब आपको भी बता रहे हैं तो अभी हमें कहना होगा कि वहाँ से बिल्ली आई तो मैं बोल दूँगी मियाऊँ, तो आपको पता चल जाएगा हाँ मैम बिल्ली बोली, ठीक है, यानी बिल्ली आ गई, ठीक है। अब अगर वही पिक्चर में होगा तो पिक्चर में बिल्ली को आते हुए भी दिखा देंगे क्योंकि वहाँ पे आपको फ़ोटोज़ दिख रहे हैं। लेकिन अब अगर मुझे ऐसे लिख रही हूँ मैं, ऐसे अफ़साना लिखा हुआ है उसमें बिल्ली बताना, तो वो चीज़ मुझे लिख के बताना पड़ेगी ताकि आप उसे पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो अच्छा अच्छा बिल्ली भी आई है। अब समझ रहे हैं। तो क्या है, जो लिखने का फ़न होता है वो सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें हर छोटा सा छोटा पॉइंट हमें लिख के आपको बताना पड़ता है, ठीक है। और लिखना भी इस अंदाज से पड़ता है कि आप उसको फ़ौरन इमेजिन कर लें। अगर मैं कोई चीज़ लिखूं और आपको अंदाज़ा ना हो कि क्या कहना चाह रही हूँ तो मज़ा नहीं आएगा, फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस चीज़ में, समझ रहे हैं। अफसाना निगार जब खुद कहानी बयान करता है तो उसमें आप बीती का रंग आ जाता है, ठीक है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है क्योंकि वो इस अंदाज से बयान करता है जैसे लगता है कि वो खुद वही। और असली बात भी यही है कि जो अफसाने में मोस्टली प्रेमचंद के बाद से तो ख़ास तौर से जो भी चीज़ें अफसाने में लिखी गई हैं वो सामने वाले वाक़यात को ही मतलब बुनियाद बना के लिखी गई हैं। उसमें भी कोई भी कहानी किस्से अपने दिमाग से गढ़े हुए नहीं हैं, ठीक है। मेन टॉपिक लिया गया, ठीक है, उसमें नमक मसाला मिर्चा डाला गया उसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, लेकिन मेनली जो है वो पूरी हकीकत पर ही बने होते हैं। ऐसे अफ़सानों में ख़ुद कलामी का उन्सुर भी हावी हो जाता है, यानी ऐसे अफ़साने अगर होते हैं तो उसमें ऐसा लगता है कि ख़ुद कलामी हो रही है, यानी हम अपने आप से ही बातें कर रहे हैं। तकनीक में अफ़साने की इब्तिदा और इंतहा भी ख़ासी मानवियत रखती है। ज़ाहिर सी बात है किसी भी चीज़ की इब्तिदा और इंतहा बहुत अहमियत रखती है। उसका रीज़न ये है कि देखिए जब तक इब्तिदा यानी आगाज़ या शुरुआत अच्छी नहीं होगी आप उसको पढ़ने के लिए मुतासिर नहीं होंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट, आपके अंदर जज्बा, आपके अंदर शौक़ पैदा नहीं होगा उसे पढ़ने का, ठीक है। और अगर आपका इंतहा बेकार होगा तो पढ़ने वाले को लगेगा है हमने पढ़ के बेकार में सारा टाइम वेस्ट किया, कुछ मज़ा नहीं आया। तो इसीलिए आगाज़ भी अच्छा होना चाहिए और अंजाम भी अच्छा होना चाहिए, यानी इब्तिदा भी अच्छी हो और इंतहा भी अच्छी हो। इब्तिदा अच्छी इसलिए हो ताकि उसको जो आपका कारी है, जो पढ़ने वाला है, जो सुनने वाला है, सामीन है,
उसको इंटरेस्ट पैदा हो, ताकि वो उसके लिए एंड तक बैठा रहे। और इंतहा इसलिए अच्छी होना चाहिए कि जब वो एंड तक उसको सुन रहा है तो उसको पूरी तरह से सेटिस्फेक्शन भी मिलना चाहिए कि हाँ भाई, जो हमने सुना वो बिल्कुल बेस्ट था। ठीक है, अफसाने का आगाज़ ऐसा होना चाहिए कि वो कारी को फ़ौरन अपनी गिरफ्त में ले ले। वही बात जो भी मैंने आपको बताई कि पढ़ने वाले को बिल्कुल ऐसा लगे कि अरे अब क्या होने वाला है, वो फ़ौरन उसके उसमें आ जाए। ये बात भी अपनी जगह अहमियत रखती है कि अफसाने का ताल्लुक़ किसी ज़मा और मकान यानी किसी टाइम और जगह से भी होता है। कोई भी अफसाना वक्त और मकाम की क़ैद से आज़ाद नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर मैं अभी आपको कुछ बताऊंगी, कोई एग्जाम्पल दूंगी, तो क्या है, मैं इस ज़माने की हूँ तो मेरे एग्जाम्पल में इसी ज़माने की मूवीज़ होंगी। अगर मैं एग्जाम्पल मूवी का दूंगी तो इसी ज़माने की कोई मूवी का दूंगी। कोई सॉन्ग का एग्जाम्पल दूंगी तो इसी ज़माने के सॉन्ग का एग्जाम्पल दूंगी। कोई पॉलिटिकल लीडर का एग्जाम्पल दूंगी तो इसी ज़माने की दूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इसी ज़माने की हूँ। ठीक है, इसके अलावा अगर हम प्लेस की बात करें तो मैं दिल्ली में रहती हूँ, है ना, तो मेरे जो मोस्टली जो जिस भी चीज़ का एग्जांपल दूंगी तो मैं लाल किले का एग्जांपल दूंगी। क्यों? दिल्ली में लाल किला है, ताजमहल का थोड़ा दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ताजमहल आगरा में। लेकिन अगर कोई आगरा वाला आपको पढ़ा रहा है तो वो आपको फ़ौरन ताजमहल का ही एग्जाम्पल देगा। समझ रहे हैं? तो हमेशा याद रखिए कि जब भी हम कोई भी काम कर रहे होते हैं तो उसमें हमारा जो टाइम है, जो हमारा प्लेस है, वो ज़रूर मेंशन हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, हम पूरे वाज़े तौर पर नहीं करते, खुले तौर पर हम नहीं बताते हैं, लेकिन हमारे बात करने से, हमारे बोलने से, हमारे एग्जाम्पल्स से आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ के हैं और हम कौन से टाइम में जी रहे हैं। समझ रहे हैं? तो वही चीज़ कहते हैं कि कोई भी अफसाना ऐसा नहीं है जिसमें वक्त और मकाम की क़ैद ना हो। हर उसमें कहीं ना कहीं आपको वक्त और मकाम ज़रूर मिल जाएगा। ज़बान के सिलसिले में भी हर अफसाने के अपने तकाज़े होते हैं। अफसाने की ज़बान तख्लीकी होनी चाहिए। इख्तियारती और अलामती ज़बान के इस्तेमाल में एहतियात ज़रूरी है, यानी आपको इख्तियारे और अलामती ज़बानों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इख्तियारती और अलामती ज़बानों का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जो पढ़ने वाला है, ज़रूरी नहीं है ना कि वो पढ़ने वाला एक आलिम तबके का ही हो सकता है वो एक नॉर्मल हो जिसे सिर्फ उर्दू पढ़नी आती हो, है ना। तो हमें जब हम कोई भी राइटिंग्स लिखते हैं, जब हम कुछ भी लिखने बैठते हैं, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि सिर्फ उसे पढ़े लिखे तबके के लोग ही नहीं पढ़ेंगे, उसे कुछ जाहिल लोग, जाहिल तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ, जो दरमियाने तबके के जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, वो भी उस चीज़ को देखने वाले हैं, वो भी उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि जो भी चीज़ हम लिखें वो सबके लिए इक्वल हो, यानी हमें रोज़मर्रा की ज़बान इस्तेमाल करना चाहिए। जो बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग भी समझते हैं और जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं वो भी उस चीज़ को समझते हैं। समझ रहे हैं कि अफसाने का मकसद फौत ना होने पाए। फौत यानी मरना, है ना, तो अफसाने का मकसद मरे नहीं। अगर ख़तरनाक ज़बान इस्तेमाल करेंगे, मुश्किल ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो अफसाने से जो हम पैगाम देना चाह रहे हैं वो पैगाम क्या हो जाएगा? फौत हो जाएगा, मर जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर वो पैगाम नहीं पहुंच पाएगा और अफसाना मुअम्मा बन के रह जाएगा, यानी एक पहेली बन के रह जाएगा। अब देखें, यहाँ आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई है अफसाने की। तो क्या लिखते हैं? अफसाना एक ऐसी नस्री सिन्फ है जिसमें किसी एक वाक़े या ज़िंदगी के किसी एक पहलू को कम से कम लफ्ज़ों में बयान किया जा सकता है। बयान का ऐसा उसलूब इख्तियार किया जाता है कि दिलचस्पी कायम रहे और अफसाने का मकसद भी वाज़े हो जाए। इसी के साथ ये भी ज़रूरी है कि तासुर की हद जो वहदत है वो भी हर हाल में बरकरार रहनी चाहिए, यानी कि जो उसके ऊपर असर आने वाला है वो हमेशा बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि आप जो असर डाल रहे हैं उसमें मतलब एक ही मोटिव होना चाहिए, ये नहीं कि आपका मोटिव बार बार चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे चलना है, एक ही प्लॉट को लेना है और उसी पे वाज़े करना है। तो इस तरह से अब ये वाली वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अब आपका जो 4th पार्ट हम बनाएंगे उसमें हम ड्रामे के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।